નમસ્તે દર્શક મિત્રો, સાંપ્રત ઘટનાઓ પર આધારિત કાર્યક્રમ આપણા મુદ્દા આપણી વાતમાં હું નિશિત જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, સ્ટ્રીટ વેન્ડરને આર્થિક સહાય આપવા માટે શરૂ કરનારી પીએમ સ્વનિધિ યોજનાથી નાના વેપારીઓને ખૂબ ફાયદો થયો છે. હાલમાં દેશની સૌથી મોટી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ આ અંગે પોતાનો એક રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો, જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે પીએમ સ્વનિધિ યોજનાથી સ્ટ્રીટ વેન્ડરના જીવનમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. પીએમ સ્વનિધિ યોજનાએ શહેરમાં કામ કરનાર નાના વેપારીઓને આર્થિક મદદથી પ્રગતિના અવસર આપ્યા છે. આ રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવાયું છે કે પીએમ સ્વનિધિમાં 65% જેટલા લાભાર્થીઓ જે છે એ 26 થી 45 વર્ષના છે. તો આ યોજનામાં મહિલા ઉદ્યમશીલતાને પણ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે, કારણ કે યોજનાના કુલ લાભાર્થીઓમાંથી 43% મહિલાઓ છે. આ યોજનાથી ડિજિટલ વ્યવહારની સ્વીકૃતિ પણ વધી છે. ત્યારે દર્શક મિત્રો, આજે આ વિષય ખૂબ જ મહત્વનો છે. નાના જે વેપારીઓ છે, જે લારી ચલાવે છે, એવા વેપારીઓ છે, એ લોકો માટે આ યોજના ખરા અર્થમાં આશીર્વાદરૂપ થઈ છે. આ યોજનાના વિવિધ પાસાઓ વિશે વાત કરીશું, આ રિપોર્ટ વિશે પણ આપણે વાત કરીશું. અને દર્શક મિત્રો, આ વિષય અંગે, પીએમ સ્વનિધિ યોજના અંગે આપને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો આપના ટેલિવિઝન સ્ક્રીન ઉપર 2 નંબર ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે, 079 2685 3814 અને 2685 3816. આપ કોલ કરી અહીં પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં એક મહેમાન ઉપસ્થિત છે, એમનો પરિચય મેળવી લઈએ. દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना राजेश चित्रांगदन जी. राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. तो राजेश जी, जैसे मैंने बात की एसबीआई के रिपोर्ट के, वो हम बाद में बात करेंगे. पहले तो प्रश्न ये होता है कि पीएम स्वनिधि योजना कोविड टाइम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के बारे में बताया था और ये योजना शुरुआत करवाई थी. तो पहले तो ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है, उसके लाभार्थी कौन, जैसे ये बताया, लेकिन आपसे थोड़ा डिटेल में ये आंसर अपेक्षित है, क्योंकि कई हमारे दूर दराज के गाँवों के जो दर्शक है वो भी इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं. तो कृपया बताइए कि ये पीएम स्वनिधि योजना के विविध एस्पेक्ट्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल दूरदर्शन का धन्यवाद कि मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मेरे सभी जो दर्शक है उनको जो नवरात्रि भले ही निकल गए, नवरात्रि की शुभकामनाएं. फेस्टिविटीज़ का सीज़न है. तो जहाँ तक पीएम स्वनिधि की बात है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है. अब इसका इम्पोर्टेंस अगर जानना है तो हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. कोविड जो एक महामारी है, जो है कोविड जो महामारी थी, जो अगर 2019 में हम अगर बोलते कि मैं 2020 में ये करने वाला हूँ, तो हमारा प्लान्स कुछ और रहता था. तो कोविड जो आया है, कोविड पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशनल था, नेगेटिव रूप में, सामाजिक तौर पर. तो जहाँ हमारा जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, अब मैं गुजरात में बैठा हूँ, गुजरात इस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का शाइनिंग लाइट है. उद्यमिता की बात नहीं करेंगे तो हाँ, गुजरात में बैठ के उद्यमिता बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. तो बेसिकली यहाँ तो हर बच्चा है जो वो है, वो सर्विस नहीं करना चाहता, उसमें एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, वो बिजनेस करना चाहता है. बिल्कुल. तो हर कोई बिजनेस को, किसी का हर बिजनेस क्या है वो बड़े से चालू नहीं होता. बहुत सारे बिजनेस को है जो हम छोटे उस पर से चालू करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप वहीं आती है. यहाँ हमारा जो इकोसिस्टम है, इसमें जो स्मॉल वेंडर्स है, जो आपके फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, जो अलग अलग वस्तुएं जो बेचते हैं सड़कों में, जो कार्ट में जाके बेचते हैं, टेम्परेरी दुकानों पर बैठते हैं, बिल्कुल, वो है जो हमारे एक्चुअली जो कॉमन मैन है, उनके ज़रूरतों को पूरे करने वाले एक्चुअल इकोनॉमी के एक रीढ़ की हड्डी है वो. बिल्कुल, बैकबोन जिसे बोलते हैं. बिल्कुल. तो वो अब कोविड क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड था. अनएक्सपेक्टेड सी बीमारी थी जिसका कोई साइंटिफिक उस समय कोई इलाज नहीं था. हर कोई अंधेरे में जैसे तीर चला रहा वैसा था. तो उसमें क्या होता है कि अब हर जगह एक तरीके से अफरा तफरी मच गई, एक नेगेटिव सेंटीमेंट छा गया, तो बिजनेसेस इफेक्ट हुए. बिल्कुल. तो बड़े बिजनेसेस में क्या होता है कि बड़े बिजनेसेस को वो ये जो मार झेलने की ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि उनके ओवर ए पीरियड अच्छे कैश फ्लोस बिल्डअप है. लेकिन जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स भाई और बहन हैं, इनका क्या है, इनका कैश फ्लो बहुत ही लिमिटेड रहता है. वो रोज के जो नॉर्मली वो उधार पर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दिन भर का सेल करते हैं, उसमें से जो भी प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं और फिर उसी को वापस अपने बिजनेस में पुट ऑन करते हैं, क्योंकि ये तो सिंगल मैन बिजनेसेस रहते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं. सही है. तो फैमिली,
तो वो जो है, जैसे आपका 1 या 2 दिन में भी अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो ऑब्वियसली वो कैश फ्लो इफेक्ट होता है और उनके बिजनेसेस को इफेक्ट करता है सही और वो बात है। सस्टेन नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। तो बेसिकली कोविड में ये जो तबका है जो बिजनेस कम्युनिटी का, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, बहुत ज़्यादा मार पड़ी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम से, ये जो इसको बोल सकते हैं एक सोशल अपलिफ्टमेंट का स्कीम है। बिल्कुल। हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे हम लोग ऐसे बैंकर हम ये सोचते हैं कि चलो इसको लेंड कर दिया है, इसको पैसे दे दिया है, इससे इतना प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। इस स्कीम में बैंक, हम भी एक्चुअली अपने आप को लकी समझते हैं कि हम इस स्कीम के थ्रू एक नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम में तो हम पार्टिसिपेट करने के बाद हमें ये क्या महसूस हुआ है कि हमने भी लोगों को कुछ मतलब मदद की है उनके जीविका को वापस खड़ा करने के लिए। बिल्कुल। तो ये स्कीम का ये एक परिप्रेक्ष्य है। जी बिल्कुल। अब एक स्कीम के डिटेल में जाएंगे तो ये स्कीम बेसिकली 3 ट्रांचेस में डिवाइडेड है। जी। स्टार्टिंग में आपको 10,000 का एक ट्रांच है, जिसे फर्स्ट जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स भाई बहन है वो एलिजिबल है 10,000 के लोन के लिए। बिल्कुल। सेकंड जो लोन होता है 20,000 है और थर्ड हो 50,000 का। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं जी। जैसे है कि आप जी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट हाँ, करना चाहूंगा क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लिमड़ी से, दीक्षित भाई, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जरूर। फिर आप बाद में बात करते हैं। हेलो। નમસ્કાર। નમસ્કાર દીક્ષિતભાઈ, આપનો પ્રશ્ન પૂછો। મારો પ્રશ્ન એ હતો કે પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજનાથી આપણે કોઈ લાભ લેવો હોય તો કેવી રીતે લઈ જી, શકીએ બિલકુલ। અને તેના માટે શું જરૂરી છે? અને બિલકુલ। બીજું એ કે અત્યાર સુધીમાં આ યોજના થકી કેટલા લાભાર્થીએ લાભ લીધો છે અને આ યોજના લાવવાનો હેતુ શું હતો? जी बिल्कुल। राजेश जी, आई थिंक आपने तीसरे प्रश्न का उत्तर तो दे ही दिया है कि इसका उद्देश्य क्या था। इन्होंने 2 प्रश्न पूछे, उसमें से पहला प्रश्न हम ये ले लेते हैं कि कौन इसका लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में। तो आप अभी अपनी बात के कंटिन्यूएशन में इस बात को भी जोड़ दीजिए। अच्छा। जी। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है जिनका 2017 में, अब जब मैं गुजरात की अगर बात करूं तो गुजरात में जैसे 2017 में सर्वे किया गया था। अच्छा। तो उसमें उस सर्वे में सभी जितने स्ट्रीट वेंडर्स है उनको रजिस्टर किया गया था। बिल्कुल। वो तो डायरेक्टली एलिजिबल है इस लोन के लिए। तो ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो इस सर्वे में अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो भी आधार कार्ड अगर उनके पास है तो वो पहले जाके जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, जो आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जी, वहाँ जाके पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वेंडर के रूप में। जी। वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू करते हैं। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू करने के बाद आप उद्यमी मित्रा पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते अच्छा। हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 2017 में जो सर्वे में जिन स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो तो डायरेक्टली इस स्कीम में डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हैं उद्यमी मित्रा पोर्टल में। जी। तो बेसिकली एक बार उद्यमी मित्रा पोर्टल में जब अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस ब्रांच में, जैसे सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक के अहमदाबाद ब्रांच में अकाउंट है। अच्छा। तो वो जैसे अप्लाई करता है तो अहमदाबाद ब्रांच को वो लोन मैप हो जाता है। तो हमारे जो लोन के जो अधिकारी है वो उस लोन को अपने सिस्टम में ले लेते हैं। हमारे ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, सिस्टम में ले लेते हैं। और बेसिकली क्योंकि यूएलबीज ने इनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए हैं या ये रजिस्टर्ड है, तो हमें जो लोन के नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, केवाईसी करने का है, सिक्योरिटी लेने का, ये कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो मतलब वहां से अगर उसको रिकमेंडेशन या लाइसेंस मिल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, या तो लाइसेंस से 2017 के तक में है, या तो फिर इनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल चुका है। तो इनके लोन का हमको केवाईसी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो पहले से वेरीफाइड है। बिल्कुल। तो इनका हम लोग इमीडिएटली सैंक्शन कर देते हैं। अच्छा। हाँ, इमीडिएटली तुरंत आप 10,000 रुपीज फर्स्ट ट्रांसैक्शन होते हैं। ठीक है। इनको फिर बुलाया जाता है ब्रांच में, एकमात्र डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना था, जो एग्रीमेंट का एग्जीक्यूट करना रहता है, और इमीडिएटली इनको इनके खाते में, मतलब जो लोन के लाभार्थी है उनको बैंक के साथ एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करना होता है। एक सिंपल डॉक्यूमेंट, केवल एक ही बार ब्रांच विजिट करना पड़ता है, साइन कीजिए और आपके अकाउंट को पैसा मिल जाता है। ना सिक्योरिटी के है जैसे नॉर्मल में क्या होता है, ये बहुत बड़ा है। आप जरा बताइए कि इसमें कोई गारंटी नहीं पड़ती। जैसे नॉर्मल लोन में क्या होता है कि एक परसेप्शन है कि वो अलग अलग बैंक के अलग अलग स्कीम्स रहते हैं, उस हिसाब से रहता है कि किसी को सिक्योरिटी लगता है, किसी को गारंटी लगता है। मैं एकदम इस मंच पर मैं क्लियर करता हूँ, ना इस लोन में कोई सिक्योरिटी लगता है,
ना कोई गारंटी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप डायरेक्ट एलिजिबल है, इसलिए ये स्कीम बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। जी, आपने उद्यमिता पोर्टल की बात की सर शायद, तो ये जो pmswanidhi.mohua.gov.in, तो Yes. वो इसमें जाके भी वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो स्कीम ये जो अप्लाई करने के लिए आपको उद्यमी मित्रा पोर्टल में ही जाना है। अच्छा, उद्यमी मित्रा पोर्टल में ही जाना जी है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा, अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितने लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिया, उसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो करीब 5,07,000, अच्छा, स्पेसिफिक में जाए तो ठीक है। 5,07,000 Approximately, हाँ, बोल। नहीं 5,07,000 लोगों को एक्चुअली सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक से मिलके सैंक्शन के। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और हम क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के लीडिंग बैंक है तो ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी भी बनता है, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ये बताते हुए खुशी भी होता है कि हमने वो जिम्मेदारी अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट्स में पूरी करने की भी कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात में भी हमने अराउंड हमारी शेयर अराउंड 35% है, तो करीब हमने 1,88,000 बेनिफिशरीज को लोन सैंक्शन किए हुए, और जो सैंक्शनड है और उसके बीच में डिसबर्समेंट है, हमारे परसेंटेज करीब 95-96% है, जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। आपने इसके बारे में बात की, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात की। अभी थोड़ा मुझे उसमें और एक मैं डिटेल में जाना चाहूँगा कि कोई बेनिफिशियरी है, उसको आप बैंक ने 10,000 रुपये की लोन दे दी। अभी या तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो पूरा लोन चुका देगा, या फिर नहीं चुकाएगा। पहले हम पहली बात करते हैं कि चुका देता है लोन। हाँ, पॉजिटिव से चालू करते हैं। पॉजिटिव से चालू करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या बेनिफिट्स हो गए? हाँ, ये जो लोन है, पहला जो लोन है ये 12 महीने में उसको चुकाने का है। मान लीजिए ये 12 महीने में मतलब चुका 1 साल हुआ। एक साल बिल्कुल। हाँ, अब मैं 12 महीने क्यों बोल रहा हूँ, मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट छुपा हुआ है। तो 12 महीने पर अगर ये क्लोज कर देते हैं तो इमीडिएटली ये दूसरे जो लोन है 20,000 के जो ट्रांच के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, इमीडिएटली। ओके। तो क्या एक तरीके से आपके लिए एक इंसेंटिव है कि आप इसको अच्छे से पे करें। अच्छा, तो एक इंसेंटिव है कि आपका एक, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो थे इस स्कीम को, जैसे मैंने अगर स्टार्टिंग में जैसे बताया कि ये स्कीम में क्या है कि अब आपकी जो बिजनेस में जो इफेक्ट हुआ था उसको आप अपने आप पर वापस खड़ा करने के लिए जी। तो वे एक छोटा सम से चालू किए, तो आपकी बिजनेस थोड़ी सेट हो गई, तो आपका थोड़ा कैश आने लगा। बिल्कुल। तो अब आप थोड़ा अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपेंशन जैसे। तो उसके लिए आपको थोड़ा फंड, इसलिए अगर आपने इस कैश फ्लो को अच्छे से यूज़ किया, आपने बराबर पे किया है, तो हम फिर 20,000 का ट्रांस देते हैं। उसी तरह 20,000 को आराम से पे किया है तो फिर 50,000 का देते हैं। अब जो 12 महीने, इसलिए मैंने बोला कि आपने एक बार ये लोन ले लिया, तो हम क्या है एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग करते हैं, मतलब हम एक QR कोड जनरेट करते हैं। अच्छा। और इनके जहाँ भी इनका व्यवसाय का जहाँ जगह है वहाँ वो QR कोड लगाते हैं। ओके। अब जैसे आप सोचे कि डीमोनेटाइजेशन किया गया था, उसके बाद आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा एम था ना, उनके दिल के करीब है ये चीज़। बिल्कुल। तो ये उस चीज़ को इस स्कीम में इंटीग्रेट किया गया है कि अगर इस QR कोड को यूज़ करने के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन डिजिटली होता है, आपके जो उनके कस्टमर है वो आपको उनको डिजिटली पे करते हैं, उनका रिटर्न जो है वो भी अगर वो डिजिटली करते हैं, तो फर्स्ट 50 ट्रांजैक्शंस जो करते हैं उसमें उनको 50 रुपये मिलते हैं रिटर्न। अच्छा। महीने के। अच्छा। फिर नेक्स्ट 50 पर 25 जी। और फिर नेक्स्ट जो बचे, फिर नेक्स्ट जो 100 ट्रांजैक्शन है उस पर और 25। अच्छा। तो इस तरह से किया जाए तो महीने के 100 रुपये मिलते हैं जी। तो साल के 1200 रुपये तो उनको डिजिटल जो ट्रांजैक्शन करने के लिए वापस मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है, दो चीज़ें हो गई कि एक बिजनेस खड़ा होने में इनको जो इनिशियल पूंजी है वो वापस मिल गई है जी। एक डिजिटल समाज में एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस को क्योंकि ये जैसे मैंने कहा था कि ये जो कॉमन आदमी है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यही है बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। हम और आप जाके इनसे ही पहले खरीदते हैं, मॉल तो बाद में आए। जी जी। तो यहाँ से अगर डिजिटल जो आम आदमी है, आम आदमी को डिजिटल जो ट्रांजैक्शन से पॉपुलराइज करने के लिए तो ये एक वेंडर्स को यूज़ किया था और उसका बेनिफिट वेंडर्स को दिया जाता है। बिल्कुल। तो 1200 रुपये का वो कैशबैक में, या गुड सही टर्म यूज़ किया आपने, कैशबैक मिल जाता है। जी। तो ये एक बहुत, तो एक इंसेंटिवाइज हो गया कि अब क्या है कि जैसे आपने एक बार किसी को डिजिटल ट्रांजैक्शन की आदत लगवा दी तो ऑटोमेटिक फिर डिजिटल चलते रहता है, तो वो चलते रहता है। तो फिर वो अपग्रेड होते हैं, नेक्स्ट 20,000 के उसमें जाते हैं जी, फिर 50,000 के। अब 50,000 को आपको चुकाने के लिए 3 साल मिलते हैं।
अच्छा, और 20,000 को चुकाने के लिए 20,000 चुकाने के लिए आपको 18 महीने होते 18 1.5 साल में? हैं, 1.5 साल। જી બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આપે જોયું તેમ કે આ યોજનાનો લાભ જે પણ આ મિત્રો છે, જે લોકોને જરૂરિયાત છે નાનો નાનો વેપાર શરૂ કરવાની, નાનો કારોબાર શરૂ કરવાની, એના માટે ખરા અર્થમાં આ યોજના આશીર્વાદરૂપ છે. અને આપણા જે એસબીઆઈ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર છે રાજેશ પુષ્પાંગદનજી, એ આપણી સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત છે. ને તમારે કંઈ પણ પ્રશ્ન હજુ પણ ટેલિવિઝન સ્ક્રીન ઉપર 2 નંબર ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે, એની ઉપર આપ કોલ કરી અને આ વિષય અંગે કોઈ પણ પ્રકારનો આપનો જે પ્રશ્ન હોય એને આપ નિસંકોચ પૂછી શકો છો. અહીં તમારી તમામ સમસ્યાનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. राजेश जी, ये तो बात हुई पॉजिटिव की. अगर मान लीजिए कि कोई बेनिफिशियरी वो समहाउ किसी कारण की वजह से वो नहीं चुका पाता, तो उसके लिए फिर कोई जोगवाई है या फिर प्रावधान है इसके लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो फिर आप दूसरे लेन के लिए एलिजिबिलिटी, मतलब हाँ, एलिजिबिलिटी की नहीं होती है. अच्छा. जहाँ तक बैंकों की तरफ से है तो वो बैंकों की बैक हैंड पर गवर्नमेंट से गारंटीज कवर्ड रहती है. अच्छा. एक लिमिट में कवर्ड रहती है. बिल्कुल. तो बेसिकली आपके दर्शकों लोगों को उतना जी. उसमें इंटरेस्ट भी नहीं जी. रहेगा. लेकिन तो इसमें क्या है कि हमें एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ हमें एक कल्चर ऑफ रीपेमेंट को भी इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है. जी. देखिए, बहुत जगह क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जहाँ स्कीम्स होते हैं उसमें जो लोन दिए जाते हैं उसके रीपेमेंट में प्रॉब्लम होता है और फिर बाद में वो बैंकों पर एक अलग टाइप का इंप्रेशन क्रिएट करता है. बिल्कुल. तो बेसिकली इस स्कीम में ये भी चाहा गया है कि समाज में जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है उसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक रीपेमेंट की, क्योंकि बहुत कम रीपेमेंट रखा हुआ है, बहुत कम छोटे अमाउंट से चालू किया गया है और बिजनेस पर फोकस किया गया है ताकि वो रीपेमेंट का कल्चर आए. बिल्कुल. एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको एक नेक्स्ट अगला ट्रांस दिला सकता है और आपका बिजनेस को काफी बढ़ा सकता है. ऑब्वियसली हमारे लाइफ में जब तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता तब तक उतार चढ़ाव रहता है. तो उसको टेक केयर करने के लिए ये छोटे से लोन पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर बहुत सारा फोकस किया गया. अच्छा. और ये दोनों चीज़ों को एक्चुअली इस मैरी किया गया है इसके लिए. तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है. दुनिया में ऐसा कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा ऐसा स्कीम का जो एक्चुअली नेशन बिल्डिंग किया है. बिल्कुल. अब मैं वो रिपोर्ट पे आना चाहूँगा. उसमें जो एसबीआई ने ही एक रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश की थी और पीएम साहब ने अपने ब्लॉग में भी इसे मेंशन किया है खास करके. पहले तो 2020 से ये योजना शुरू हुई, उसका सफ़र अब तक 2023 तक का देखे काफ़ी अच्छा रहा. तो उस रिपोर्ट में यही चीज़ें बातें लिखी. हमारे दर्शकों को कृपया बताइए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, इस योजना के संदर्भ में जो इस रिसर्च रिपोर्ट में दी गई है. सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक मानसिक पिक्चर बना हुआ है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं वो थोड़े एज्ड है, गवर्नमेंट्स के बेनिफिशियरीज जो रहते हैं वो एज्ड है. वैसा ये स्कीम का अगर जो डाटा आप देखेंगे तो इससे एकदम उलटफेर है. ओके. करीब 25 से 45 उम्र जो एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिव एज है वहाँ के लोगों ने उसमें 65% लोग उसके वो उस एज ब्रैकेट के लोग हैं वो बेनिफिशियरीज. बिल्कुल. जो एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हेल्थी ग्रोथ की तरफ है. क्योंकि आपका जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है. तो एक्चुअली आप देखा जाए इसको एक फ्यूचरिस्टिक रूप में देखा जाए तो ये एक थरो बेस बन गया है एंटरप्रेन्योर का. क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव एज है ये आगे जाके और लोन्स लेंगे और बड़े बिजनेसेस क्रिएट करेंगे. ये एक बहुत बड़ी बात है. नॉन जनरल कैटेगरी के हैं 75% इसके बेनिफिशियरीज. 75% बेनिफिशियरीज. और उसमें भी 43% बेनिफिशियरीज वुमन है. जी. जो हमारे इंडियन कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसमें बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल. महिला उद्यमशीलता इसमें दिखी गई है एकदम. तो क्या लगता है कि एक महिलाओं को भी एक अच्छा सेल्फ रिलायंट होने का एक अवसर इस योजना ने दिया है. और इस योजना के हमारे रिपोर्ट में जो डाटा है उससे ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो महिलाएं हैं, हम जैसे सोचते हैं कि महिलाएं उतने एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, ये एक्चुअली बैंकर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है. बिल्कुल. ये रिपोर्ट बिल्कुल कि महिलाएं भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और वो भी आगे बढ़ के गवर्नमेंट का स्कीम यूज करना चाहते हैं और अच्छी तरह से उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप चलाना चाहते हैं. बिल्कुल. जो हमारी सोच जो है ना वो चेंजिंग, जो इंडिया की चेंजिंग सोच है उसका रिफ्लेक्शन है ये. जी. है. और इसमें भी और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारत में भी जो हमारे एक 32% करीब 31-32% करीब हमारे स्टेट बैंक की जो शेयर है. बिल्कुल. तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं और हम एक्चुअली उसमें
क्या होता है, अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि हम वो नेशन बिल्डिंग में हम इसका पार्ट हो पा रहे हैं। बिल्कुल। तो राजेश जी, दूसरा प्रश्न ये मन में होता है कि किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में, अगर हम सभी वर्गों को एक साथ लेके चले, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बैकबोन है हाँ जी। हमारी इकोनॉमी के, तो ये योजना से उनको जो लाभ हुआ है, तो उससे आने वाले समय में आप किस तरह का बदलाव देखते हैं एज पर एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कंसर्न, या सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, एक समाज में उनका भी एक स्थान बनेगा? क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सबसे पहले जैसे हमने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को एक रीइग्निशन मिला है, जो कोविड में बहुत सारे देशों में, दुनिया भर के देशों में जहां ये अगर सोशल कवर नहीं था, तो वहां तो क्या है, काफ़ी बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। हम भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे यहाँ भी एक जो सोशल कवर है, तो ना वो सोशल कवर जस्ट बन ही रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टिंग दर्जा है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का, उनको एक सपोर्ट मिला है, एक बेस मिला है। और इससे क्या होता है कि अब मान लीजिए कि एक एरिया में 100 वेंडर्स रहे होंगे, अब इस स्कीम के लाभार्थी लोगों को देख के, उनके सक्सेसों को देख के और भी वेंडर्स आने लगे हैं जी। तो एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट है वो बढ़ रहा है और ब्रॉड बेस हो रहा है। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक समुदाय, एक समाज ही उस एंटरप्रेन्योर करता है, ऐसा नहीं है। दूसरे को फंड नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे रीजंस रहते हैं। अब ये फंड की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे खत्म कर दी गई है और ये ब्रॉड बेस हो रहा है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ये रिपोर्ट में कि जो आपका प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो ये आगे चल के एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, जॉब क्रिएशन, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही अल्टीमेटली जॉब क्रिएट करेंगे। हाँ, बराबर है, तो जॉब क्रिएशन होगा, जो हमारी एक जो ज्योग्राफिक जो है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल, है ना, तो जो विच इज स्प्रेड ओवर अक्रॉस इंडिया, उसका जो बेनिफिट है ये हम इसी वजह से उठा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ही उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का रियल स्पिरिट जो इग्निशन है ये हो रहा है। अच्छा, तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी संस्थाएं इन लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगी? सिर्फ पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक से उपलब्ध कराएंगी कि और बाकी संस्थाएं भी कराएगी? नहीं, कराना तो सभी को चाहिए। अभी पब्लिक सेक्टर ऑब्वियसली उनका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है कि वो समाज के जो है ना ये जो स्कीम्स है इसमें आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनका हमारा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उसमें और सक्सेस रेट भी बेटर रहा है, तो हम आगे अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका आउटलुक है, डाटा आपके पास है, आप देख सकते हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो स्कीम का कार्यकाल क्या रहेगा इसमें पूरा पीएम स्वनिधि का? नहीं, पीएम स्वनिधि का जो गारंटी कवर है वो 28 तक है। अच्छा, 28 तक है जी, बिल्कुल। बेसिकली उस तब तक हमारा ये स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन है कि स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और अब जो एसबीआई की रिपोर्ट है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो हम ये मानते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन चालू हो गया है, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो है वो रीइग्नाइट हो चुकी है। बिल्कुल। और ये एक्चुअली एक मोमेंटम, अपने आप में एक मोमेंटम बन गया है ये। ठीक है। हाँ, तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि ये योजना कुछ सालों में, कुछ वर्षों में इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि लोगों में, कि काफ़ी लोग उसका लाभ उठा रहे। करीब एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 31% एसबीआई की तरफ से ही ऋण दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि अब इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हमको समाज में दिख रहा है जी, कि एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो बढ़ रही है। एक्चुअली बैंकों का वन ऑफ द मेन इंटेंशन ऑफ बैंकिंग इज टू लेंड। बिल्कुल। तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पिरिट है क्रिएट करना, और वो बेस क्रिएट करने के लिए अगर आप सहभागी हो सकते हैं एक गवर्नमेंट स्कीम का, इससे बड़ी बात तो है ही नहीं। सही बात है, सही बात है। दूसरा जो प्रश्न है कि बाकी भी योजनाएं, अगर किसी को 50,000 से ऊपर की लोन्स चाहिए, जैसे मुद्रा योजना है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि मुद्रा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, या कोई स्कीम्स ऐसी बाकी की जो है वो? मुद्रा योजना में क्या है, 10 लाख तक का आप ले सकते हैं मुद्रा योजना के अंदर। उसके अंदर कोई एस्टैब्लिश थोड़ा आपका कैश फ्लो बन गया है, तो मेरा पर्सनल ये सजेशन है कि स्वनिधि से फिर मुद्रा का आप मुद्रा की और प्रोग्रेस करना, मतलब एक जैसे वो आपने ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है जी, तो वो बेटर है। स्वनिधि से आप बिल्डअप करिए कॉर्पस, बिजनेसेस को रोबस्ट बनाइए, एक बेस बनाइए, फिर मुद्रा का लाभ उठाइए। और हमारे जो वीकर सेक्शंस के हैं, महिला उद्यमी हैं, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। PMEGP है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है
ये आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक कमल का फूल है और जो जड़ है वो पीएम स्वनिधि से चालू होता है। बिल्कुल, बेसिकली बहुत इसको अच्छी बात बोली। जो एंटरप्रेन्योरशिप आगे चल के जो फ्लावरिंग होगी जी। उसको सींचा जाएगा इसी पीएम स्वनिधि के रूट से। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हमारे पास समय की मर्यादा है, लेकिन अंत में एक मैसेज, एक संदेश दूरदर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में, या फिर आपको लगे कि इस योजना से काफ़ी लोग जुड़े, ऐसे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से? नहीं, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जो हम चाहते हैं कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप जो सर्कल है उसमें शामिल हो, ये बेस स्प्रेड हो, ताकि क्या है एक एक निजी फ़ायदा ये है कि बैंकर्स को जितने ज़्यादा बिजनेसमैन बढ़ेंगे उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बैंक्स को लेंड करने के लिए। बट ऑन ए सीरियस नोट, एक्चुअली ये हमारे नेशन बिल्डिंग का काम है। हम पूरे मन से ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठाए। हमारे शाखाएं पूरे देश भर में स्प्रेड आउट है, हर शाखा में ये स्कीम्स होती है, ये लोन होती है। और जैसे हमारी डाटा बताती है तो सबसे ज़्यादा लोग, हम लोगों ने लोन सैंक्शन भी किए हैं, परसेंटेज टर्म्स में डिसबर्समेंट भी ज़्यादा किए हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठाए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको ये जो उनका विजन है कि एक प्रॉस्परिंग इंडिया, एक नेशन का जो है, उसको बिल्कुल वो मतलब साकार करने में इस मूवमेंट के सहभागी बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, आप इस दूरदर्शन के स्टूडियो में आए और पीएम स्वनिधि के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो દર્શકો, આપે જોયું તેમ પીએમ સ્વનિધિ યોજના એ ખરા અર્થમાં એક આશીર્વાદરૂપ સમાન છે। લોકો એનો લાભ મહત્તમ ઉઠાવે એવા આશા સાથે અત્યારે બસ કાર્યક્રમમાં આટલું જ। આવતા મંગળવારે ફરીથી એક નવા વિષય સાથે, નવા મહેમાન સાથે ઉપસ્થિત થઈશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્કાર।